हाँ जी दोस्तों, आप सब लोगों का इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका रिवीजन करने वाले हैं। कोशिश वही रहेगी, जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर लें ताकि आप लोगों को सेल्फ स्टडी करने के लिए पर्याप्त टाइम मिले। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करूं तो बेसिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है? सप्लायर जब रिसिपिएंट को कुछ सप्लाई करता है और उस पे करने की लाइबिलिटी रिसिपिएंट पे आती है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी रिसिपिएंट पे आती है, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर तीन सेक्शन है, 93, 94, 95। 95 की बात करूं, 95 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से डील करता है। एक डिटेल्ड वीडियो आपको सितंबर 2025 वाली रिवीजन वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 94 की बात करें, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस समय बात करना ठीक नहीं रहेगा। 93 पे आए। 93 बेसिकली कुछ नोटिफाइड सर्विसेज देती है। इन नोटिफाइड सर्विसेज के केस में यदि एक सप्लायर रिसिपिएंट को वो नोटिफाइड सर्विसेज की सप्लाई दे रहा है, तो उस केस में जीएसटी की लाइबिलिटी रिसिपिएंट पे करेगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि सप्लायर रजिस्टर्ड है या नहीं है। यदि सप्लायर रजिस्टर्ड है तो फिर भी टैक्स की लाइबिलिटी रिसिपिएंट ही पे ऑफ करेगा। ये सेम लाइन मैंने लिखी है। ठीक है, अब हम एक एक करके धीरे धीरे इन सर्विसेज की तरफ बढ़ेंगे। सर्विसेज पढ़ाने के पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, सारी एंट्रीज कवर्ड है एक्सेप्ट गवर्नमेंट की सर्विसेज। उसका रीजन, इस गवर्नमेंट की सर्विसेज में थोड़े से एग्जाम्पशंस भी ट्रिगर हो जाते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के एग्जाम्स के पहले उसका एक फुल वीडियो सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज को डेडिकेट करते हुए बनाने का। चलिए सबसे पहले हम चालू करें लीगल सर्विसेज से। लीगल सर्विसेज में यदि कोई इंडिविजुअल एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट किसी भी बिजनेस एंटिटी को लीगल सर्विसेज देता है, तो उस केस में टैक्स पे करने की लाइबिलिटी बिजनेस एंटिटी की आ जाती है। ठीक है, ध्यान रहे सर्विसेज लीगल इन नेचर होना चाहिए, लीगल सर्विसेज होना चाहिए। लीगल सर्विस मतलब किसी भी फील्ड ऑफ लॉ को कंसल्टेंसी, एडवाइजरी देना या फिर रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट की सर्विसेज देना। ठीक है, यहां पे एक एग्जाम्पशन का पॉइंट भी ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, लीगल सर्विसेज पे ऑल टुगेदर एक पूरी एग्जाम्पशन की एंट्री है, बट इस समय हम सिर्फ उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो इस एंट्री को कोलाइड करती है। पॉइंट क्या है? यदि बिजनेस एंटिटी का एग्रीगेट टर्नओवर पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा कि बिजनेस एंटिटी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़े। यदि बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है कि उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़े अंडर सेक्शन 22, तो इस केस में आरसीएम में नहीं आएगा, फिर ये एग्जाम्पशन की तरफ जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। सेकंड एंट्री पे आ जाए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यदि सर्विसेज देता है किसी भी बिजनेस एंटिटी को, कौन सी सर्विसेज? जो सर्विसेज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देते हैं, तो ये भी आरसीएम में कवर होती है। थर्ड एंट्री स्पॉन्सरशिप, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है 5-7 मिनट का, वो भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, बट मैं एक बार फिर समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत जमकर फीलिंग आ रही है आपके एग्जाम में आपको ये दिखने वाला है। अमेंडमेंट भी है। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। किसको सर्विसेज दे रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप को। कौन सी सर्विसेज दे रहा है? सर कोई तो ऐसी सर्विस दे रहा है कि बदले में जब बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म कंसिडरेशन पे कर रही है, तो वो कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरशिप है। ध्यान रखने वाली बात है, स्पॉन्सरशिप कोई सर्विस नहीं होती है, स्पॉन्सरशिप एक कंसिडरेशन होता है जो कि जनरली ब्रांड प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के अगेंस्ट दी जाती है। तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को ब्रांड प्रमोशन सर्विसेज दे रहा है, और बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म कंसिडरेशन के रूप में स्पॉन्सर कर रही है इवेंट को, वो आरसीएम में कवर होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाऊं, डायरेक्टर सर्विसेज। यदि कोई डायरेक्टर उसकी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को डायरेक्टरशिप सर्विसेज दे रहा है, ध्यान रखने वाली बात है डायरेक्टरशिप सर्विसेज, तो इस केस में भी रेम्यूनरेशन के ऊपर जो टैक्स रहेगा वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट पे करेगी गवर्नमेंट को अंडर आरसीएम। अब डायरेक्टर की सर्विसेज में दो बात मेरे को आपको बहुत अच्छे से बतानी है। सर डायरेक्टर एम्प्लॉय भी हो सकता है और प्रोफेशनल भी हो सकता है। यदि प्रोफेशनल है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। यदि एम्प्लॉय है तो फिर आपको ये देखना है कि उसका टीडीएस, उसको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है एज एन एम्प्लॉय, उसको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसमें कितने पार्ट पे, रेम्यूनरेशन के कितने पार्ट पे टीडीएस 192 सेक्शन के अंडर डिडक्ट हुआ है, और रेम्यूनरेशन के कितने पार्ट में टीडीएस 194 जे में डिडक्ट हुआ है। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए हो। जो 192 वाला पार्ट है ना, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से सप्लाई ही नहीं बनेगा, उस पर जीएसटी ही नहीं आएगा। बट जो आपका 194 जे वाला पार्ट है वो आरसीएम के अंडर आएगा। इसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो डाल रखी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसमें एक और खास बात, डायरेक्टरशिप सर्विसेज, ध्यान देने वाली बात है कि सर्विसेज सिर्फ डायरेक्टरशिप सर्विसेज होनी चाहिए। यदि सर्विसेज पर्सनल इन नेचर रही, मतलब डायरेक्टर ने उसका लैपटॉप या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी है, तो फिर आरसीएम ट्रिगर नहीं होता, अनलेस कोई और एंट्री बोलती हो, यहां तो नहीं होता। ठीक है,
आई होप आपको ये डायरेक्टरशिप, ये नीचे वाला क्लॉज समझ में आ गया क्या? यदि डायरेक्टर एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है तो आरसीएम ट्रिगर हो जाएगा। यदि डायरेक्टर एज एन एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा है तो आपको देखना है कि एम्प्लॉय रेम्युनरेशन में कितना पार्ट 192 के अंदर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। जितना पार्ट 194 जे के अंदर डिडक्ट हुआ है प्रोफेशनल वाले पे, उसके अंदर आरसीएम आएगा। अब बात करें कुछ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, तो ये फाइनेंशियल इन नेचर है, बहुत ही छोटी छोटी है, हम फटफट इसको करके आगे जाएंगे। यदि कोई इंश्योरेंस एजेंट, क्या बोला मैंने, यदि कोई इंश्योरेंस एजेंट किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देती है काई की इंश्योरेंस सेल करने की, तो उस केस में टैक्स गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट को टैक्स इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अंडर आरसीएम। आरसीएम बनाने का ना बहुत सिंपल एजेंडा था कि हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर से टैक्स नहीं लेना, हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर से टैक्स लेना है। रीजन बीइंग, कल को यदि हमें किसी को पकड़ना रहे तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को पकड़ना आसान है। तो जहां जहां भी सप्लायर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है और रिसिपिएंट ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है, उस पर आरसीएम लगा दिया गया। सेम रिकवरी एजेंट, यदि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को रिकवरी सर्विसेज देते हैं तो इस केस में भी आरसीएम आ जाएगा और जीएसटी की लाइबिलिटी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी पे करेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सर्विसेज पे आ जाऊं। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी यदि आरबीआई को सर्विसेज देती है, कौन सी? ऐसे तो बुक में कहीं लिखा नहीं है, पर मैं आपको बताता हूं मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी क्या होता है, बहुत शॉर्ट में जल्दी से बताता हूं। बेसिकली आरबीआई ने एक कमेटी फॉर्म करी थी जब बैंक के डिफॉल्ट्स, मतलब कि बैंक के बहुत सारे लोन्स अनकलेक्टेबल बन रहे थे, मतलब बेसिकली बैंक लोन दे रही थी पर बैंक वापस ले नहीं पा रही थी, तो ऐसे हमारा एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बहुत ज्यादा पहुंच, बहुत ऊपर चला गया था। तो आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। तो ये मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को सर्विस देती है रिलेटेड टू एनपीए या बैड लोन, कहीं पे मेंशन नहीं है, मैंने लिखा है। तो उस केस में जो जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी वो अंडर आरसीएम आरबीआई को पे करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे चले। यदि इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है काई की फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेलिंग की, तो इस केस में भी आरसीएम आ जाता है और गवर्नमेंट को टैक्स की लाइबिलिटी बैंकिंग कंपनी देती है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन लोग होते हैं? हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, मॉल जाते हैं, ऑटोमोबाइल शोरूम में जाते हैं, तो वहां पे बहुत लोग खड़े होते हैं जो हमें अप्रोच करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप लोन ले लीजिए, आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट ले लीजिए, तो वो लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। अब यदि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एक इंडिविजुअल है और ये बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो ये आता है आरसीएम में। नेक्स्ट पे आ जाए बिजनेस फैसिलिटेटर, यदि बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है तो ये भी आरसीएम के अंदर आती है। अब इसमें फिर से एग्जाम्पशन अपनी टांग घुसाता है और एग्जाम्पशन बोलता है कि यदि बिजनेस फैसिलिटेटर ने बैंकिंग कंपनी को जो सर्विसेज दी है वो रिलेटेड टू रूरल एरिया ब्रांच है तो वो एग्जाम हो जाती है। अदर देन रूरल एरिया ब्रांच है तो वो टैक्सेबल होती है आरसीएम में। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाए एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, यदि एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट किसी भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज देते हैं रिलेटेड टू, यार देखो ये जो जो दोनों सर्विसेज है ना, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ये दोनों बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए थी। ठीक है, तो यदि एजेंट ऑफ बीसी एक बीसी को सर्विस दे रहा है तो वो भी आरसीएम में आता है। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाए, यदि अच्छा अब ये सिक्योरिटी सर्विसेज की एंट्री है, यहाँ पे सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि यदि बॉडी कॉर्पोरेट रहेगा तो हम उसको ऑर्गेनाइज मानेंगे। तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यदि किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, सर्विस ध्यान से सुनना, सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब सिक्योरिटी पर्सनल देने की सर्विसेज। पर्सनल कौन होते हैं? गार्ड, वॉचमैन, चौकीदार, बाउंसर, बेसिकली जो, तो यदि कोई पर्सन है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और वो सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड करने की सर्विस दे रही है, मतलब वॉचमैन, गार्ड, बाउंसर प्रोवाइड करने की सर्विस दे रही है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसमें भी आरसीएम ट्रिगर होता है। यहाँ पे आपको घुमाया जा सकता है क्वेश्चन में ये देखे कि एक पर्सन जो कि अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, उसने सीसीटीवी कैमरा या उसने डॉग्स प्रोवाइड किए हैं फॉर सिक्योरिटी, वो आरसीएम में नहीं आएगा। दूसरा, इस एंट्री के दो एक्सेप्शन है, मतलब चलो पहले मैं आपको एक्सेप्शन बताता हूं। इस एंट्री के दो एक्सेप्शन है। पहला, यदि कोई भी गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट या गवर्नमेंटल एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी गवर्नमेंट जो कि अंडर सेक्शन 51 रजिस्टर्ड है फॉर पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, यदि वो लोग रिसिपिएंट है तो फिर आरसीएम नहीं आएगा। सिमिलरली यदि रिसिपिएंट कोई कंपोजिशन डीलर है जिसने ये सर्विसेज ली है तो भी आरसीएम नहीं आएगा। चलो आगे चलें। यदि कोई लेंडर किसी बोरोअर को सिक्योरिटीज लेंड करता है अंडर सेबी की स्कीम, सेबी की एक लेंडिंग स्कीम है, उसके अंदर यदि कोई उस स्कीम के अंडर यदि कोई लेंडर किसी बोरोअर को सिक्योरिटीज लेंड कर रहा है तो उसमें भी जो जीएसटी लाइबिलिटी बनेगी वो बोरोअर अंडर आरसीएम पे करेगा गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे होता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन, तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। सर, लेंडर ने बोरोअर को एक सिक्योरिटी लेंड करी है, सिक्योरिटी 500 रुपीज की थी, लेंडिंग चार्जेस 20 रुपए लगे हैं, तो जीएसटी जो आरसीएम वाली बात कही है ना, ये 20 रुपए के लिए कही है, क्योंकि जो 500 रुपीज की सिक्योरिटी थी, भाई सिक्योरिटी ना तो गुड्स होते हैं ना सर्विसेज होते हैं, तो ना सप्लाई बनेगा ना जीएसटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आरसीएम के अंदर बात करी गई है वो
लेंडिंग चार्जेस की करी गई है। नेक्स्ट सर्विसेज पर जाए, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग से वीडियो डाला हुआ है क्योंकि थोड़ा सा इसके साथ भी एग्जाम्पशन आ जाता है तो कॉम्प्लिकेटेड एंट्री हो जाती है। बहुत इजीली समझते हैं, सप्लायर कौन है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन या एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यदि सप्लायर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, सप्लायर कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन, तो यदि एनी पर्सन, इसको ना हम एनी पर्सन लिख लेते हैं, यदि एनी पर्सन सर्विस दे रहा है, काई की सर्विस, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की फॉर एनी पर्पस, रेसिडेंशियल पर्पस या कमर्शियल पर्पस, फॉर एनी पर्पस, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस केस में आरसीएम आ जाता है और गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी रजिस्टर्ड पर्सन रिसिपिएंट की हो जाती है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया, एक्सेप्शन क्या है, यदि कोई प्रोपराइटर रजिस्टर्ड है और वो एज अ रिसिपिएंट एक रेसिडेंशियल ड्वेलिंग ले रहा है फॉर हिज ओन रेसिडेंस, तो उस केस में एग्जाम्पशन ट्रिगर होता है। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इन एंट्रीज में आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो मैंने एक खासकर इस एंट्री के लिए एक यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, अगेन सितंबर 25 वाली प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एंट्री आती है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने इसको इजी लैंग्वेज के लिए बोला, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, बेसिकली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यदि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है, यदि सप्लायर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रिसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को यदि कोई रेंट पे दे रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, बेसिकली कमर्शियल बिल्डिंग, तो उसके अंदर आरसीएम में जाता है। क्यों भाई, सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यदि आरसीएम में नहीं लाते तो गवर्नमेंट को टैक्स लीकेज हो जाता, ठीक है, तो इसके अंदर भी आरसीएम आ जाता है। नेक्स्ट एंट्री पे आए, अगेन बहुत इजी एंट्री है, यदि कोई म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट किसी म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर को सर्विस देता है, काई की सर्विस, कॉपीराइट ट्रांसफर करने की, हनी सिंह ने गाना बना लिया, हनी सिंह ने गाना गा लिया, टी सीरीज हनी सिंह के पास आया कि भाई मुझे इस गाने के राइट्स दे दो, कॉपीराइट दे दो, हनी सिंह ने गाने के कॉपीराइट टी सीरीज को ट्रांसफर कर दिए, इस केस में जो भी कंसिडरेशन होगा, जो भी रेमुनरेशन होगा, उस पर आरसीएम आएगा, ठीक है। इसी एंट्री से रिलेटेड एक और एंट्री है, यदि कोई ऑथर जो बुक लिखता है, चेतन भगत, यदि वो एक बुक लिखते हैं और वो पब्लिशर को उसके कॉपीराइट ट्रांसफर कर देते हैं ताकि पब्लिशर मस्त उसको छाप के और उसको प्रिंट करके और उसको सेल कर सके, तो इस केस में भी आरसीएम ट्रिगर होता है। बट इस केस में ऑथर के पास ऑप्शन है, यदि वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स की लायबिलिटी पे कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मुझे पता है आप लोग इसी एंट्री का वेट कर रहे थे, यदि कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, कौन है, जीटीए है। जीटीए की पहचान कैसे होती है, जीटीए एक कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, यदि कोई जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की फैसिलिटी दे रहा है, काय की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की फैसिलिटी, किसको, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फैक्ट्री, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी, अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, सीटीपी, यदि एक जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है इन लोगों को, तो उस केस में आरसीएम ट्रिगर हो जाएगा। सर फैक्ट्री यदि रजिस्टर्ड है तो ठीक है, यदि अनरजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि वो नोटिफाइड पर्सन बन गया, वो एक स्पेसिफाइड रिसिपिएंट बन गया है, ठीक है। यदि सोसाइटी अनरजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यदि बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो भाई या तो रिसिपिएंट कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, और यदि वो ये सब पर्सन है, फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, और यदि वो अनरजिस्टर्ड है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इस केस में जाता है आरसीएम। अब सर जीटीए को दो ऑप्शन दिए, जीटीए को बोला कि भाई तुमको हम दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो 5% टैक्स रेट, तो इसमें आरसीएम लग जाएगा, ऑफकोर्स आरसीएम लग रहा है, सप्लायर को आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी रिसिपिएंट को मिलेगा, टैक्स पे करेगा और फिर आईटीसी ले लेगा। पहला रेट क्या है, 5% जिसमें आरसीएम लगता है, सेकंड रेट क्या है, 12% जिसमें कि एफसीएम लगता है। मतलब बेसिकली जीटीए को एक ऑप्शन दिया है कि भाई यदि तुम्हें क्रेडिट लेना है तो तुम इनवॉइस पे 12% जीएसटी चार्ज करके रिसिपिएंट को इशू करो, विद अ नोट कि इनवॉइस पे तुम्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जीटीए सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज है और हम 12% पे टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब सर यहाँ पे फिर से एग्जाम्पशन एक बार फिर से आ जाता है, मैंने आपको ना ऊपर बताया था रिसिपिएंट कौन कौन होते हैं, या तो रजिस्टर्ड पर्सन, नहीं तो कुछ नोटिफाइड पर्सन, रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है और नोटिफाइड पर्सन है तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यदि इस लिस्ट में देखो, इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ नहीं है, तो जितने भी वो लोग जो इस नोटिफाइड कैटेगरी की लिस्ट में नहीं है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल, एचयूएफ, और वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, यदि जीटीए उनको सर्विस देगी ना तो एग्जाम हो जाएगा। मुझे पता है आप लोगों को पता है, आप लोग जान रहे हो इस पॉइंट को, सिर्फ रिवीजन के व्यू से मैं आप लोगों को बता रहा हूं,
ऑफ कोर्स आप लोगों के एग्जाम से आप लोगों को पता होना चाहिए ये पॉइंट। जीटीए यदि अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअली एचयूएफ को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रहा है तो जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। इसमें इस पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जिसको लेके मॉक टेस्ट और मॉडल टेस्ट पेपर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, कि आप लोगों को कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि एक जीटीए चाहे तो क्या वो फॉरवर्ड चार्ज में उसके पास कुछ ऑप्शन है क्या? तो हाँ भाई, उसके पास ऑप्शन है। यदि वो चाहे तो 12% टैक्स रेट में आईटीसी अवेल करते हुए फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन अपना ले, गिवन दैट उसको टैक्स इनवॉइस पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन भी है, यदि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी गवर्नमेंटल एजेंसी सेक्शन 51 में रजिस्टर्ड है फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, तो उस केस में उसको एक्सेप्शन मिला हुआ है। ठीक है। कमिंग टू रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इस एंट्री में। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट, रजिस्टर्ड पर्सन। यदि ये रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पैसेंजर सर्विसेज दे रहा है, कौन सी सर्विसेज दे रहा है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल ऐसी जो कि पैसेंजर के लिए काम आती है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, हम गाड़ी भाड़े पे देने की सर्विस दे रहे हैं। कौन सी गाड़ी? जो कि पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आती है। ठीक है। यहां पे मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अलग सर्विसेज होती है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मतलब मैंने एक इनोवा भाड़े पे ले ली। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस मतलब एक बस है, वो दिल्ली से बॉम्बे जा रही थी, प्री डिफाइंड रूट पे, मैंने उसकी टिकट परचेज कर ली। यहां पे बात हो रही है इनोवा को भाड़े पे लेने की, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे की। यदि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, एक बॉडी कॉर्पोरेट को रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज दे रहा है। मोटर व्हीकल कौन सी? पैसेंजर वाली। ध्यान वाली बात, कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कंसिडरेशन में कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है। जनरली ये कब होता है? आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार हम गाड़ी रेंट पे लेते हैं किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से, 10 रुपीज पर किलोमीटर, 20 रुपीज पर किलोमीटर, वो होता है कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड। तो उस केस में अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, 12% का, 5% का। ठीक है। 12% के केस में फॉरवर्ड, पहले 5% की बात कर लेते चलो, या चलो पहले 12% की बात कर लेते हैं। 12% में फॉरवर्ड चार्ज लग जाता है। ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज मतलब एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर विल पे द टैक्स, और उसको आईटीसी मिल जाएगा। 5% पे आरसीएम लग जाता है। अच्छा, जब आरसीएम लग रहा है तो क्या सप्लायर को आईटीसी मिलेगा? नॉर्मली नहीं मिलेगा, कुछ थोड़ा सा आईटीसी मिलेगा जो वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। इस एंट्री पे भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है डेडिकेटेडली, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है इसलिए समराइज कर देता हूं। एक सप्लायर है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, उसने एक बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है। उसमें अगेन दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, या तो आप 12% वाला रेट ले लो, इस रेट में सप्लायर मतलब कि जो गाड़ी भाड़े पे दे रहा है वो खुद टैक्स लाइबिलिटी फुलफिल करेगा, आईटीसी ले लेगा। दूसरा रेट है 5%, जिसमें कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बॉडी कॉर्पोरेट इस लाइबिलिटी को फुलफिल करेगा। अच्छा, साथ ही सप्लायर को थोड़ा सा आईटीसी, सिर्फ उस चीज का आईटीसी मिलेगा जो वो सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लिए सप्लाईज ले रहा है। ठीक है सर, इसी के साथ आपका आरसीएम वाली सर्विसेज हो गई है, सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्विस रह गई है। मेरी कोशिश रहेगी वो वाली सर्विस भी जल्दी से जल्दी एग्जाम्शन के साथ क्लब करके मैं आपके पास ला सकूं। थैंक यू सो मच। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, आरसीएम वाली एंट्री से इसलिए होना ही था।